हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं जिसे बोलते हैं बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब सबसे पहले ये बताना चाहेंगे यहाँ पे कि ये नियम क्या बताता है, आपको किस चीज़ की जानकारी देता है। तो इसके पहले आपने पढ़ा था ऑस्टेड का नियम, फिर एम्पियर के तैरने का नियम, फिर मैक्सवेल का नियम, फिर दाएं हाथ का नियम, बहुत सारे नियम आपने पढ़ा। ऑस्टेड ने ये बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर एम्पियर का नियम, मैक्सवेल का नियम, दाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, ये 4 नियम उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के लिए बनाए गए थे। अब बायो और सेवर्ट ने क्या काम किया। बायो और सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, दोनों फ्रांसीसी भौतिकविद हैं और उन्होंने ये जानकारी प्राप्त की कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके मान का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, यानी कि उसके परिमाणात्मक कैलकुलेशन के लिए बायो और सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सन 1820 में दो भौतिकविद बायो एवं सेवर्ट ने धारावाही चालकों के निकट चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से फार्मूला डेवलप किया। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि एक धारावाही चालक इस तरीके का लिया, ये हो गया धारावाही चालक, और इस चालक का उन्होंने नाम दे दिया एक्स वाई चालक उन्होंने नाम दे दिया इसका। और इसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही ऊपर की ओर, इस तरीके से उन्होंने दिखा दिया कि यहाँ पे कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे एक्स वाई चालक हो गई जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही। अब इसके बाद इस चालक में एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं, अल्पांश बोलते हैं, ये अल्पांश उन्होंने लिया और इस अल्पांश से आर दूरी पर, इस अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु P, यहाँ पर एक बिंदु P रखा गया जिसकी दूरी अल्पांश से कितनी थी R, और ये अल्पांश की जो लंबाई थी वो dl लंबाई थी। इस अल्पांश की लंबाई कितनी थी dl। ये छोटा सा टुकड़ा जो एक्स वाई में लिया गया है वो dl लंबाई का टुकड़ा था। फिर अल्पांश कितने एंगल पर जो है, ये यहाँ पे थीटा एंगल हमने दर्शा दिया। ये उनके द्वारा दिया गया डायग्राम था। आर दूरी पर यहाँ पे बिंदु P था, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो उन्होंने गणना किया था उसकी दिशा का निर्धारण करने के लिए वहाँ पे उसकी दिशा कैसी होगी वो भी निर्धारित की गई है और वो उसका मान कैसे बताया जाएगा कि उसकी दिशा कैसे होगी, ऐसे क्रॉस करके दिखाया गया। यहाँ पे जो है ऐसे आप थोड़ा सा P को और बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे, क्रॉस भी बताया जाएगा कि ये क्रॉस किस चीज़ को दर्शाता है। ये यहाँ पे क्रॉस करके गोला लगा दिया है, सॉरी, ये यहाँ पर जो क्रॉस हम लगा रहे हैं उसको बताएंगे कि क्रॉस किस लिए है। ये जो क्रॉस लगाया गया है ऐसे, और यहाँ पे बिंदु P है, ये बिंदु P है, ये हो गया आपका फिगर। P को चाहे तो आप सही पोजीशन में यहाँ पे दर्शा दें, ये बिंदु P हो गया। तो अब ये है एक्स वाई एक धारावाही चालक हो गया जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक में dl लंबाई के एक अल्पांश है। तब इस अल्पांश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv होगी। चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल B से दर्शाएंगे, लेकिन अल्पांश के कारण तीव्रता की बात हो रही है तो उसको हम dv से दर्शाएंगे। स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया को दर्शाता है। तो उन्होंने बायो और सेवर्ट ने ये जानकारी प्राप्त की, ये पता किया कि अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv है वो कितने कारकों पर निर्भर कर रही है, 4 कारकों पर निर्भर कर रही है। कैसे निर्भर कर रही है? नंबर 1 है चालक में प्रवाहित धारा कैपिटल I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dv अनुक्रमानुपाती I। धारा की मात्रा बढ़ाते जाएंगे
उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो तीव्रता का मान बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट है अल्पांश की लंबाई dl की अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dv अनुक्रमानुपाती dl। अल्पांश की लंबाई भी बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान बढ़ेगा। साइन थीटा जो यहाँ पे कोण है ना, उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जो यहाँ पे कोण अल्पांश के साथ ये रेखा बना रही है थीटा, उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात dv अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। और अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात dv व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। इन चार कारकों पर उन्होंने ये जांच किया, बायो सेवर्ट ने जांच किया कि किसी धारावाही चालक x y में अगर कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके एक छोटे से टुकड़े के कारण जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है वो चार कारकों पर निर्भर कर रही है। इन सभी को अगर हम मिला दें तो dB अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हमने हटाया इसको, तो एक नियतांक का गुणा किया स्मॉल के I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान मापन की पद्धति एवं माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये बेसिक इतना आइडिया हो गई। अब हम इसके आगे चलते हैं कि जो आपका फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे जो k है नियतांक, उस नियतांक का मान हम कैसे निर्धारित करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। इक्वेशन नंबर 1 से फिर आगे चलते हैं। तो अभी उसमें क्या चर्चा हुई थी कि k एक नियतांक है जिसका मान जो है मापन की पद्धति और माध्यम पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम SI पद्धति की बात करते हैं। SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए ठीक है ना, SI पद्धति में वायु या निर्वात के लिए जो k है, k की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जहाँ म्यू नॉट क्या है उसको भी लिखते हैं, जहाँ म्यू नॉट इक्वल टू ये क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। परमिएबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वायु निर्वात की चुंबकशीलता, जहाँ म्यू नॉट वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, जब समीकरण 1 में k की वैल्यू पुट करेंगे तो dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे इतने टेस्ला, इसको हम कैपिटल T से भी दर्शाएंगे। तो ये आपका पहला जो व्यंजक आ गया कि बायो सेवर्ट के नियम में जो पहला व्यंजक है वो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर टेस्ला हो गया। ये आपको पहला रिजल्ट भी आ गया और इस रिजल्ट को हम इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब जो है यहाँ पे जो म्यू नॉट है जिसको हमने अभी बताया था कि ये वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, परमिएबिलिटी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एक और है, उसको हम लिखेंगे किंतु म्यू नॉट इक्वल टू, याद रखेंगे इस वैल्यू को, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर
टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है ना, टेस्ला मीटर पर, इसको हम ऐसे शॉर्टकट में टेस्ला मीटर और एम्पियर को ऐसे दर्शाते हैं, प्रति एम्पियर ऐसा भी दर्शा सकते हैं। तो इसकी वैल्यू, तो समीकरण इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर तो 2 में मान रखेंगे तो जो dV हो जाएगा, अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो अपने को वैल्यू मिलेगी 10⁻⁷ IDL साइन थीटा बटे r², इतने टेस्ला के। ये आपका तीसरा इक्वेशन हो जाएगा और ये तीसरा रिजल्ट भी हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 या 3 द्वारा प्रदर्शित नियम ही बायो-सेवर्ट का नियम है। तो ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आएगा कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, समझाइए, तो आपको यहाँ तक आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।